सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक साहित्य स्रोत। इससे पहले हमने दूसरी तरह की वीडियो बनाई थी, लेकिन ये दोस्तों पहली वीडियो है मेरी और कैमरे के सामने या बोर्ड पे लिख के इतनी अभी हैबिट नहीं है। कुछ चीज़ें हों तो हो सकता है आप इग्नोर करना। तो दोस्तों जैसे भारतीय इतिहास का जो सबसे पहला चैप्टर है, यही चैप्टर है, ऐसे हम वीडियो शुरू करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो लगातार हम बनाते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर क्या है, भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत। वो दो तरह के स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरे जो हैं कुछ ऐसे हमारे पुरातत्व हैं जो जैसे मान लिया अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, मुद्राएं हो गई, सिक्के हो गए या बहुत सारी इमारतें हो गई। उनसे भी हम प्राचीन भारत का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम साहित्य में जाते हैं तो साहित्य में भी बहुत सारा साहित्य है। जैसे वैदिक साहित्य है, जैन धर्म का साहित्य है और उसके अलावा बौद्ध धर्म का साहित्य है या अलग अलग राजाओं के दरबार में लिखे गए इतिहास है। लेकिन हम सबसे पहले जो होना चाहिए यानी जानकारी, वो है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आपको पता होगा नंबर 1 पर आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है सामवेद, तीसरा आता है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन वेदों का तो पता ही होगा, ये सब मंत्रों संबंधी है। ऋग्वेद, सामवेद जो है संगीत से संबंधी है, संगीत संबंधी इसमें जानकारी मिलती है। यजुर्वेद जो है यक्ष इत्यादि विधान से संबंधी है, यक्ष के संबंधी है। और जो अथर्ववेद है ये आपका जादू टोना और चिकित्सा संबंधी है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अब इन वेदों का सबसे पहले वेद को वैसे तो श्रुति बोला जाता है, यानी कि ये सुन के आगे बढ़ाए गए। उसके बाद अपौरुषिक भी बोला जाता है, यानी कि ये पुरुषों के द्वारा नहीं, राजा ये देवताओं के द्वारा ही लिखे गए या ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों अब वेद लिखने के बाद क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इनको हम समझना बहुत मुश्किल होता है। आज की वीडियो में इस तरह बता दूंगा। जैसे मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो उसको हमें क्या कुछ नोट्स बनाए थे। अब बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ा और उसके लिए ही जब भी नेट क्वालिफाई कर पाता है या चीज़ों को जान पाता है। तो आज मैं इन नोट्स को आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं मैं बताऊँ, इनसे आ जाता है तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, आरण्यक कौन कौन से हैं, या उपनिषद कौन सा है, या इसके बाद उपवेद कौन सा है, या इसमें जो है उसके बाद और भी जैसे मान लिया वेदांग है, इनके वेदांग कौन कौन से हैं, किससे संबंधी है, और सूत्र। तो हम अब इनके बाद बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद इनके आते हैं ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका जो है नंबर 1 पे है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। इसके 2 ही ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के जो इस पे ब्राह्मण लिखे गए हैं, यानी ऋग्वेद लिखने के बाद इन पे 2 ब्राह्मण लिखे गए। अब आता है सामवेद। सामवेद के जो है दोस्तों 5 हैं। एक है पंचविश, याद कर सकते हैं पंचविश। दूसरा है याद करने का तरीका सामवेद का पंचविश हो गया। एक है षट्विश, तीसरा है विधान या इसको साम विधान भी बोल सकते हैं, और एक है वंश ब्राह्मण, और 5वां है जैमिनी। ये इसके टोटल ब्राह्मण है, यानी कि ऋग्वेद के 2 ऐत्रेय तो कौशितकी और इसके जो है 5 है पंच, षट्विश, सामविधान और वंश और जैमिनी। अब आता है अजुर्वेद। दोस्तों अजुर्वेद 2 पार्ट में है, एक है इसका शुल्क और एक है कृष्ण। दोनों पे एक एक ब्राह्मण लिखा गया है, और इस ब्राह्मण में जो है इस पर लिखा गया है शुल्क पर सतपथ ब्राह्मण, और उस पर लिखा गया दूसरे पर तेतर्य ब्राह्मण। तो दोस्तों अजुर्वेद के ये 2 ब्राह्मण है। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण है जिसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण।
अब यहां से आप अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो गोपद का कभी कभी इनको मिलान के लिए पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेगा साम विधान किसका है, ऑप्शन दे देंगे। तो ये आपको बहुत, इसमें आपको नाम एक बार याद करने की जरूरत है, आपको याद कर लिए तो पता चल जाएगा। देखो, 2 ऋग्वेद के याद कर लो, 1 अथर्ववेद का याद कर लो, और ये इसके बाद बचे हुए सब सामवेद का है। तो दोस्तों 1 मिनट, अब ये है ब्राह्मण। अब इसके बाद चलते हैं, अब इनको मैं बिताता हूं ब्राह्मण, अब ऊपर वेद लिखे रहने देते हैं। तो ये थे इनके ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के बाद चलते हैं हम, इनके ऊपर लिखे गए हैं आरण्यक। अब आरण्यक लिखे गए हैं इन वेदों पे। आरण्यक क्या है, जंगलों में बैठ के, या जो तपस्वी लोग थे उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ने के बाद इन पे कुछ और स्पष्ट करने के लिए आरण्यक लिखे। तो सबसे पहली बात, जो इस पे ऋग्वेद पे ब्राह्मण लिखा गया, उसी नाम से इन पर आरण्यक लिखे गए। एतवेद, आरण्यक और कौशिकी। अरण्य। तो दोस्तों ऋग्वेद का अगर अरण्य आ जाए तो ब्राह्मण भी वही है और ये भी वही है। अभी सामवेद की बात करें तो सामवेद पे दोस्तों 2 अरण्यक लिखे गए, जैमिनी और छंदोग्य। अरण्यक, तो ये दोस्तों सामवेद के हैं। अब आपको इसमें ऋग्वेद के पास जो ब्राह्मण थे उसी नाम से हैं, और इसके बाद ये आरण्यक हैं सामवेद के। अब अजुर्वेद की बात करें तो दोस्तों अजुर्वेद के 4 हैं, बृहत आरण्यक, बृहत आरण्यक, और इसके बाद तैत्तिरीय और शतपथ। जो इनके बाद में तैत्तिरीय और शतपथ, जो पहले ब्राह्मण थे वही एक इसमें बस बढ़ जाता है, कौन सा, ब्राह्मण्य। और अगर अथर्ववेद की बात की है आरण्यक, तो अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे आपके क्या, इन पे आरण्यक, यानी कि आपको ऋग्वेद के पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है और ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। कहीं भी किताब में पढ़ोगे इस तरह सिंपल आपको नहीं पता चल पाएगा, नहीं इस तरह के मिलेंगे। उसके बाद इन पर लिखे गए दोस्तों उपवेद। उपवेद की बात कर लेते हैं। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का कौन सा है, आयुर्वेद। सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद। सामवेद का है गंधर्ववेद, और अजुर्वेद का है धनुर्वेद, और लास्ट में जो है शिल्पवेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये इनके चारों के एक एक इन पे उपवेद भी लिखा गया है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन, ये एक्चुअली हम सिर्फ अभी जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो वैदिक साहित्य है उस पर पढ़ रहे हैं। अगर जब आप आगे चलेंगे तो आपको मैं वेदों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ऋग्वेद में क्या क्या दिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से है। और जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहला वीडियो है, इससे पहले बोर्ड में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा बोलने में भी मेरे को लग रहा है कुछ मैं जैसे दूसरी तरह से बोल पाता हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आगे धीरे धीरे हैबिट्स हो जाती है, कुछ चीजें हो जाएंगी। तो वेदों के बाद हम आते हैं इन पर, इनके जो लिखे गए हैं उपनिषद। अब उपनिषद तो दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे इन वेदों पे जो उपनिषद लिखे गए हैं, टोटल उपनिषद है कितने, 108 है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, या जो हमको जरूरी है, या जो हमको जानने चाहिए, वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद तो बहुत ही सिंपल है, जो भी इस पे ब्राह्मण ऐतरेय लिखे गए हैं सब, तो ये भी ऐतरेय के नाम से है, और दूसरा कौशिकी के नाम से। तो दोस्तों इसमें तो ज्यादा आपको बस एक बार नाम याद कर लेने हैं, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरा है इस पे जो जैमिनी और छंदोग्य, ये किसका उपनिषद है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। जो 108 है उन पर ज्यादा नहीं, लेकिन आपको उपनिषद इनके मेन याद होनी चाहिए। जैसे सामवेद का जैमिनी हो गया, छंदोग्य हो गया, और फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी अजुर्वेद की। तो उस पर ब्राह्मण, तैत्तिरीय, शतपथ, जो उसके
ब्रह्म तैत्तरीय और छंदोग्य है ना। मतलब अगर वेद भी लिखे गए हैं तो लगभग उसी नाम से लिख दिए गए हैं, ऐसा नहीं नाम ज्यादा चेंज किया है। तो लेकिन आपको एक बार जानकारी करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो दोस्तों अब ये तो इनके उपनिषद थे। अभी इसके बाद आ जाते हैं कि ऋग्वेद को जानने के लिए, जैसे ऋग्वेद हो गए। अब जैसे हमारे अभी क्या हमारी व्याकरण है, किसी विषय को जानने के लिए व्याकरण में बहुत सारी चीज होती है। तो ये पहले क्या ऋग्वेद लिखे गए, लिखने के बाद इन पर बहुत सारे ब्राह्मण लिखे गए, फिर उसके बाद आरण्यक लिखे दिए जंगलों में जाके। लेकिन इनको पढ़ाया कैसे जाए? तो उपनिषद जो था, ये वैसे उपनिषद जो हमने पढ़े हैं, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास जाके शिक्षा लेना। अब शिक्षा तो लेना है, लेकिन कैसे लेना, उसको कैसे जाना जाएगा, उसका एक तरीका क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए बने वेदांग। ये वेदांग कितने हैं दोस्तों? ये है 6। सबसे पहला वेदांग है व्याकरण, यानी कि किसी भी विषय को जानने के लिए व्याकरण का होना बहुत जरूरी है। तो यानी कि इस पर पहला वेदांग व्याकरण लिखा गया। दूसरा है निरुक्त। अब इनके बारे में आगे विस्तार से जब चलेंगे, जब बताएंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको वैदिक साहित्य बता रहा हूँ। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के ब्राह्मण, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद, उनके उपवेद और उनसे संबंधी चीजें। तो उसके बाद आता है आपका निरुक्त। निरुक्त के बाद आता है ज्योतिषी, और 4 नंबर पे आता है आपका शिक्षा, 5 नंबर पे कल्प, और 6 नंबर पर छंद। तो इसमें आपको जानने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए ये वेदांग लिखे गए। वेदांग में 6 वेदांग हैं: व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी, शिक्षा, कल्प और छंद। इनके बारे में विस्तार से जब इनका चैप्टर आएगा तब बताएंगे। तो दोस्तों यह व्याकरण के अभी क्या हो गए, ये हो गए। अभी इन पे के बाद आ जाता है इनसे संबंधी वैदिक साहित्य को आगे बढ़ाया गया। तो इन पर लिखे गए क्या? महाकाव्य। ये इनसे संबंधी है। महाकाव्य में महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। अभी वैदिक साहित्य को वैसे तो 4 माने जाते हैं, जैसे वेद हो गए, आरण्यक हो गए, ब्राह्मण हो गए, उपनिषद हो गए। लेकिन फिर भी इसमें आगे अगर बढ़ा जाए तो दोस्तों इनमें जो है धर्मशास्त्र भी आ जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके आ जाते हैं क्या? स्मृतियां। जैसे स्मृति की बात करें तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी स्मृति हैं। जैसे सबसे पहले है, स्मृतियां भी वैदिक साहित्य से लगभग मिलती जुलती हैं। तो इसमें सबसे पहले है मनुस्मृति। मनुस्मृति तो दोस्तों लिखी गई कब? मौर्य उत्तर काल में, यानी कि मौर्यों के बाद में लिखी गई। उसके बाद है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति। 3 नंबर पे आती है दोस्तों नारद, फिर उसके बाद उसके बाद जो आती है पराशर, और पराशर के बाद आती है कात्यायन। ये दोस्तों मनुस्मृति को छोड़कर यहां तक सब गुप्त काल में लिखी गई है। अब इसके बाद एक बचती है दोस्तों देवल। देवल लिखी गई है पूर्व मध्यकाल में। तो दोस्तों यह जो है आपकी मनुस्मृतियां, यानी कि स्मृतियां हैं जो इन पे लिखी गई हैं, वैदिक साहित्य से है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, पहले ही वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको ज़रूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। अगर अच्छा लगेगा तो इस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो नोट्स हैं, यानी कि जिस प्रकार आज मैंने बताया आपको, जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे पहले ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, फिर इनके 4 को ब्राह्मण हैं, उसके बाद आरण्यक है, उसके बाद इनके जो है उपवेद है, और उसके बाद इनके क्या है? उपनिषद है। और इनमें आपको पता होगा ऋग्वेद जो है मंत्रों संबंधी, सामवेद संगीत से संबंधी है, यजुर्वेद जो है यक्ष इत्यादि के, और अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा से संबंधी है। और सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र भी इसी को माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।